बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 10th लेक्चर नंबर 11। चैप्टर हमारा 10 था एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। आज हम पेज नंबर डिस्कस करेंगे, पेज नंबर 32 टू पेज नंबर 38। आज हमारा टॉपिक होगा पीएच स्केल। लेट्स स्टार्ट। पीएच स्केल के लिए एक लंबी डेरिवेशन है, हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इकट्ठे होते हैं और करंट गुजरने के साथ ही वो अलग-अलग होकर बैटरी के टर्मिनल की तरफ, ऑपोजिट टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से करंट जो है वो बहना शुरू हो जाता है। और स्टार्ट करते हैं। वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट आयनाइजेज वेरी स्लाइटली इनटू आयंस in a process called ऑटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयनाइजेशन। सेल्फ वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये आयंस में तो चेंज होगा लेकिन कुछ आयंस बनाएगा, लेकिन मोस्टली ये आयंस में चेंज नहीं होता। स्लाइटली जो है ये आयंस में तब्दील होता है जब इसमें से करंट गुजरता है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके जो स्लाइटली आयंस बनते हैं, आयंस में चेंज होता है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ऑटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयनाइजेशन। इसके अब इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन इसकी यूँ लिखते हैं, वाटर इरिवर्सिबली चेंजेस इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन। अगर इस इक्वेशन के हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, केसी की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो उसकी हम इक्वेशन यूँ लिखते हैं, केसी इज इक्वल टू ऊपर प्रोडक्ट की मोलर कंसनट्रेशन, उनकी प्रोडक्ट्स, तो हम यूँ ही लिख लेते हैं मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन डिवाइडेड बाय मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट हमारे पास वाटर है तो उसकी मोलर कंसनट्रेशन, तो ये हमारे पास केसी की इक्वेशन बन गई। As the concentration of water is almost constant, the above equation may be written as, जैसे कि हमें पता है कि वाटर की जो कंसनट्रेशन है वो मोस्टली कांस्टेंट ही रहती है, वाटर की कंसनट्रेशन सेम ही रहती है, लिहाजा हम कांस्टेंट, केसी भी हमारे पास कांस्टेंट था, वाटर की कंसनट्रेशन भी कांस्टेंट है, तो इसको हम एक साइड पे लिख दे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह आ जाता है, केसी इज इक्वल टू केसी इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन और मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन। अगर हमारे पास के सी और के डब्ल्यू दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक और कांस्टेंट आता है जिसको हम लिखते हैं आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसको हम नाम देते हैं आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, जिसको हम के डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड वाटर। इसको हम वाटर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रोडक्ट की बजाय हम एक ही कांस्टेंट यूज़ कर देते हैं, के डब्ल्यू। सो के डब्ल्यू इज इक्वल टू, इस दोनों की जगह के डब्ल्यू रख दिया, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन। इस दोनों को जब मल्टीप्लाई किया, इन दोनों की कंसनट्रेशन को, तो इसकी वैल्यू आती है 1.0 मल्टीपल बाय 10⁻⁻14। और ये कितने टेम्परेचर पे है? 25 डिग्री सेल्सियस पे। 25 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर होता है। अगर हम बात करते हैं तो 1 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस 1 हाइड्रोजन आयन एंड 1 हाइड्रोक्सल आयन। हमने पीछे देखा कि जब वाटर का एक मॉलिक्यूल टूटा तो उसने एक हाइड्रोजन आयन बनाया और एक हाइड्रोक्सल आयन बनाया, लिहाजा हम यह कह सकते हैं कि मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विल बी इक्वल टू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन इन वाटर। वाटर में मोलर कंसनट्रेशन वाटर की और हाइड्रोजन की दोनों क्या होती हैं? सेम होती हैं, लिहाजा हम इक्वेशन को के डब्ल्यू को यूँ लिख सकते हैं, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोक्सल की जगह भी हम मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन लिख सकते हैं। लिहाजा हम यूँ लिख सकते हैं के डब्ल्यू इज इक्वल टू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंटू हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर हो गया, और ये किसके इक्वल था? 1.0 मल्टीपल बाय 10⁻⁻14। तो हमने रख लिया, हमने मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करनी थी, स्क्वायर ख़त्म किया, दोनों साइड्स पे हमने अंडर रूट ले लिया, इसका अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इसका अंडर रूट लिया तो 1.0 मल्टीपल बाय 10⁻⁻4 मोल आ गया इट एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितने पे है? 25 पे। मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की हमने वैल्यू फाइंड कर ली 1.0 मल्टीपल बाय 10⁻⁻7 मोल। अब हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो 10⁻⁻7 है, तो ये पार बहुत छोटी है, जिसको डील करना बहुत मुश्किल है। ये वैल्यू जो है वो बहुत छोटी वैल्यू है, इसको डील करना बहुत मुश्किल है, तो लिहाजा हम इसके लिए बहुत सिंपल मेथड यूज़ करते हैं। हम लेते हैं द कॉमन बेस 10 लॉगरिथम ऑफ द फिगर एंड मल्टीप्लाई इट विद 1। हम इसको बेस 10 का जो लॉगरिथम होता है लॉगरिथम यूज़ करते हैं और साथ में उसके साथ -1 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम सिंपल कहते हैं P बिफोर एनी सिंबल मीन्स एन एक्टिव लॉगरिथम ऑफ द सिंबल
कि हमारे पास p लिखते हैं, स्मॉल p किसी भी सिंबल के साथ लिख देते हैं, उसका मतलब होता है ये उसका नेगेटिव लॉगरिथम है। बजाय इसके कि हम उसको 10 के साथ और 1 - 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस लॉगरिथम नेगेटिव लॉगरिथम, तो हम उसके साथ सिंपल p जो है वो साइन लिखते हैं। अगर हम बात करते हैं p बिफोर h, कैपिटल H से अगर हम p की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होगा, इट्स मीन द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम है, लिहाजा pH इज इक्वल टू माइनस लॉग इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो pH की हम डेफिनेशन करेंगे, pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन है, साथ में उसका नेगेटिव लॉगरिथम है, p किसको शो कर रहा है, माइनस लॉगरिथम को, h से मुराद है हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर हम pH स्केल की बात करते हैं तो स्केल डिवेल्प्स अकॉर्डिंग टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। एक ऐसा स्केल जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस की बेस पे हम डिवेल्प करते हैं, उस स्केल को हम नाम देते हैं pH स्केल का। और ये स्केल 0 to 14 जो है वो रेंज करता है। किस तरह रेंज करता है, हम अभी इसकी रेंज को पढ़ते हैं। हमने पीछे पढ़ा कि माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन pH। तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी आई थी, 1.0 मल्टीपल बाय 10⁻⁷। तो हमने यहाँ पे हमने pH की जगह माइनस लॉगरिथम और साथ में हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर दी। जब हमने इसकी वैल्यू निकाली लॉगरिथम की बेस पे, लॉगरिथम की मदद से हमने इसकी वैल्यू निकाली तो वो 7 आई। इस तरह अगर हम pOH की बात करते हैं तो हमने पीछे बात की थी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन की सेम होती है। क्यों, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल जब टूटता है उससे एक ही हाइड्रोजन आयन निकलता है और साथ में एक ही हाइड्रोक्सिल आयन निकलता है, लिहाजा इन दोनों की मोलर कंसंट्रेशन सेम होगी। तो इसकी जगह भी उसकी वैल्यू पुट कर दी, pOH भी हमने निकाला तो वो भी 7 आ गया। pH वैल्यू नॉर्मली वेरीज फ्रॉम 0 to 14। pH की वैल्यू जो है वो 0 से 14 जो है वो वेरी करती है, चेंज होती है। देयरफॉर pH प्लस pOH की अगर बात करें तो हमारे पास 14 की इक्वल होता है। कैसे, pH भी हमारे पास 7 है, pOH भी हमारे पास 7 है, तो 7 + 7 इज इक्वल टू 40। या दूसरे वर्ड्स में हम यूँ कह सकते हैं, सम ऑफ pH एंड pOH ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज 14 एट 0 डिग्री, एट 25 डिग्री सॉरी। तो 14 वैल्यू होती है pH की, pOH और pH को दोनों को प्लस करें तो 25 डिग्री पे इनकी वैल्यू क्या होती है, 14 होती हैं। एक आपकी बुक में नीचे टेबल दिया हुआ था कि इस टेबल में क्या बताया है कि जो भी वैल्यू अगर किसी भी चीज़ की pH की वैल्यू कम होती जाएगी, जैसे यहाँ पे 0 है तो वो हाईली एसिडिक सोल्यूशन होगा, और जैसे जैसे pH की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी उसका वो जो सोल्यूशन है वो कम एसिडिक होता जाएगा, बल्कि वो ज़्यादा बेसिक होता जाएगा। दोबारा सुने, एक pH जितनी कम होगी किसी सोल्यूशन की वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, और pOH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। उल्टे लफ्ज़ में बात करें तो pH की वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो सोल्यूशन उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा, और एक सोल्यूशन की वैल्यू pOH की जितनी कम वैल्यू होगी वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होता जाएगा। और 7 के ऊपर जो भी सोल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा। अगर कोई सोल्यूशन है जिसकी pH 2 है तो मीन वो बहुत ज़्यादा, pH की वैल्यू 2 है इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, और अगर कोई सोल्यूशन जिसकी pOH की वैल्यू 2 है तो वो बहुत ज़्यादा बेसिक होगा। क्लियर, तो 7 पे जो सोल्यूशन है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ pH। भाई pH को हम क्यों यूज़ करते हैं, इस टर्म को हम यूज़ क्यों करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी सोल्यूशन की एसिडिक और बेसिक नेचर को डिटरमाइन करने के लिए pH यूज़ करते हैं। क्लियर। दूसरे वर्ड्स में इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस द मेडिसन जो हम बनाते हैं उसके लिए भी pH जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कल्चर एक माइक्रोबायोलॉजिकल पार्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन माइक्रोबायोलॉजिकल पार्टिकुलर कंसंट्रेशन। हम कल्चर मीडियम बनाते हैं, कुछ बैक्टीरिया के कल्चर बनाते हैं, उनको हम उनकी प्रोडक्शन करवाते हैं, स्पेसिफिक pH की उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर pH कम या ज़्यादा हो जाए तो हमारे जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं इनको मेडिसिन बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी कल्चर से हम जो प्रोडक्ट हासिल करते हैं वो तभी हासिल कर पाएंगे जब उस कल्चर की जो pH है वो एक मेंटेन हद तक हमने बरकरार रखी होगी। अगर वो pH चेंज होती रहेगी तो वो जो कल्चर है उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह माइक्रोबायो ऑर्गेनिज्म जो है वो जो ग्रो कर रहे हैं वो डेड हो जाएंगे, हमें वो अपनी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट वो गेन नहीं होगी। तो लिहाजा उसके लिए हमें pH को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर द सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन
नेसेसरी फॉर द सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शंस। तो हम इनको ऐसे सॉल्यूशंस बनाने के लिए प्रिपेयर करने के लिए ऐसे सॉल्यूशंस जो हमारे बायोलॉजिकल रिएक्शन जो बॉडीज़ के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं या दूसरे जो बैक्टीरिया वगैरह की मौजूदगी के अंदर हमारे इन्वायरमेंट में रिएक्शन हो रहे हैं, उनके लिए ऐसे सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं जिनके लिए स्पेसिफिक हमारे पास पीएच जो है वो रिक्वायर होती है। तो हम उस रिक्वायर्ड पीएच के सॉल्यूशन जो है वो पीएच की मदद से, पीएच स्केल की मदद से उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे हैव द डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट सॉल्यूशंस। ये डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर डिफरेंट कलर रखते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि किस सॉल्यूशन की पीएच कितनी है। मतलब इंडिकेटर्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को बताते हैं, जो पीएच के लिए उसको पीएच को फाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनके एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर और कलर होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर और कलर होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 हमने इंडिकेटर डिस्कस करने हैं। एक मिथाइल ऑरेंज है, एक लिटमस पेपर है और एक फिनाइलफ्थलीन है। जो मिथाइल ऑरेंज है उसका जो 4 है वो इसका एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जिसके ऊपर पीएच का वो वाला नंबर होता है पीएच का, जिसके ऊपर एक जो हमारे पास इंडिकेटर होता है वो अपना कलर चेंज कर लेता है। तो यहाँ पे एंड पॉइंट की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज जो है ये 4 से पहले 4 पीएच से पहले इसका जो कलर है वो रेड होता है, और 4 के बाद इसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। 4 से 14 तक ये येलो ही रहेगा। अगर लिटमस पेपर की बात करें तो 7 से पहले रेड होता है, 7 के बाद ये क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। अगर फिनोफ्थलीन की बात करते हैं तो ये 9 से पहले कलरलेस होता है, और 9 के बाद ये 9 से 14 तक इसका जो कलर होता है वो रेड होता है। इस तरह मेजरिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं उनकी पीएच को मेजर करने के लिए और भी इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ होते हैं। जैसा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर हम एक नाम देते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, ये मिक्सचर यूज़ करते हैं डिफरेंट इंडिकेटर्स का, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम मिक्सचर यूज़ करते हैं। उस मिक्सचर के अंदर उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, क्लियर पीएच वैल्यूज़ के ऊपर वो डिफरेंट पीएच वैल्यूज़ के कलर देते हैं। इट इज़ यूज टू मेजर द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, और इस तरह ये जो सॉल्यूशंस की पीएच को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिस पीएच के ऊपर जो कलर चेंज दे रहा होता है इंडिकेटर, तो हम उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं। अगर तो वो कलर आ जाए उस कलर का, उस इंडिकेटर का, तो हमें पता चल जाता है, हमने उसके अंदर नंबर जो है वो फिक्स किए होते हैं कि इसके ऊपर हमारा जो ये वाला इंडिकेटर है, इसके ऊपर ये इंडिकेटर, तो हम उसका एक मिक्सचर बना देते हैं। क्लियर। तो जिस कलर का, जिस नंबर के ऊपर वो कलर चेंज देता है, हमें पता चल जाता है कि भाई इसका, जैसे यहाँ पे बात करते हैं मिथाइल जो था ये 4 पे अपना कलर चेंज करता है, तो यहाँ पे अगर ये कहीं पे अपना कलर चेंज करेगा या रेड कलर देगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच ये है। तो हम एक स्ट्रिप बना लेते हैं डिफरेंट कलर्स की। तो जिस कलर पे ऊपर वो जाके अपना कलर चेंज करता है, जिसका ऊपर वो जाके अपना कलर देता है, हमें पता चल जाता है कि इसकी पीएच इतने वाली है। यानी कि अगर कोई 1 का रेड कलर दे रहा है तो हमें पता चल जाएगा उसकी पीएच 1 है। अगर कोई येलो कलर दे रहा है कोई सॉल्यूशन, तो उसमें पता चल जाएगा उसकी पीएच 6 है। क्लियर। तो मिक्स्ड इंडिकेटर को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं, इसको पीएच इंडिकेटर का नाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच मीटर की। पीएच मीटर जो है ये डिजिटल भी होता है और ये सिंपल भी होता है, स्केल्स की फॉर्म में भी होता है। इसके ऊपर डिफरेंट टाइप की जो है वो सुइयाँ लगी होती हैं जो हमें बता रही होती है कि इसकी पीएच इतनी है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर पीएच इलेक्ट्रोड होता है, एक इलेक्ट्रोड बना होता है मेटल का कह लें या किसी भी ग्लास का कह लें, उसको हम सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं, और ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये मीटर के साथ कनेक्ट होता है, जिसने हमें बताना होता है कि इसके अंदर इसकी पीएच इतनी है। इलेक्ट्रोड को हम सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। मीटर शोज़ द पीएच इधर ऑन द स्केल आर डिजिटली, ये स्केल की फॉर्म में या नंबर्स की फॉर्म में हमें बताता है कि किसी सॉल्यूशन की पीएच कितनी है। इट इज़ रिलायबल एंड एक्यूरेट मेथड, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है पहले वाले की निस्बत। इसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो पॉइंट्स के अंदर भी पता चल जाएगी किसी सॉल्यूशन की कितनी जो है वो पीएच है। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, आपको पूछी भी जाती हैं पेपर के अंदर कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसकी इतनी मोलर कंसनट्रेशन है, इतने मोल सॉल्यूशन है, तो उसकी पीएच आप बताएं कितनी होगी। फॉर एग्जांपल अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ 0.01 मोल, व्हाट इज़ इट्स पीएच। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने उस जो कंपाउंड दिया होगा आपके पास उसको लिखना है, उसकी इक्वेशन लिखनी है कि वो जब डिसोसिएट होता है तो उससे कितने हाइड्रोजन आइंस निकलते हैं। अगर हाइड्रोक्सल कोई बेस है तो हम लिखेंगे उससे कितने हाइड्रोक्सल आइन निकलते हैं। क्लियर। तो फिर उसके साथ उसकी मोलर कंसनट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे,
और जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे माइनस लॉग की फॉर्म में लिख के उसको सॉल्व कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हम बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कम्प्लीटली जो है इसकी जो अगर हम इक्वेशन की बात करें तो ये है 1 मोल ऑफ HCl इज फॉर्म 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। तो इससे हाइड्रोजन आयन एक बनता है, लिहाजा इसको हम इसकी जो मोलर कंसनट्रेशन है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कितने मोल हाइड्रोजन के निकले हैं 1, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ। जितने हाइड्रोजन के मोल्स बनेंगे या हाइड्रोक्सल आइंस के मोल बनेंगे उसके साथ हम उसको उसकी जो मोलर कंसनट्रेशन होगी उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की कितने हैं, एक हाइड्रोजन आइन है, लिहाजा हमने उसकी मोलर कंसनट्रेशन के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम सिंपल यूँ भी लिख सकते हैं 10⁻⁻2 का अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो 10⁻⁻2 के इक्वल होगा। हमारे पास मोलर हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसनट्रेशन आ गई। pH की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H की वैल्यू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की जगह इसकी वैल्यू लगाई 10⁻⁻2। तो इसका जब आंसर निकाला तो हमारे पास pH आ गई 2 के। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है फाइंड द pH ऑफ 0.1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसकी ये मोलर कंसनट्रेशन है। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो जब एक सल्फ्यूरिक एसिड टूटता है ये डाई बेसिक एसिड होता है, मतलब इससे दो जो है वो हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका जो एक मोल है वो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करता है। जैसे कि इक्वेशन है 2H2SO4 जब ब्रेक होता है तो इससे 2 हाइड्रोजन आइन निकलते हैं, साथ में एक फास्फेट आइन जो है वो बनता है। तो अगर हम इसकी मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं तो मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन ये है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक आइन की है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आइन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं 2 मोल, तो हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन आइन की मोलर कंसनट्रेशन आ गई 2 मल्टीपल बाय 10⁻⁻2 मोल। क्लियर। pH की वैल्यू हमने पुट की तो P की जगह माइनस लॉगरिथम लिख दिया, इस जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हम ला की मदद से करें तो लॉगरिथम के अंदर जो मल्टीप्लाई होता है उसको हम पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं, माइनस लॉग को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करके लिखा तो 10 माइनस लॉग 10⁻² जो होता है वो 2 के इक्वल होता है। क्लियर। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा माइनस लॉग 10⁻⁻2 जो है वो 2 के इक्वल होता है। तो हमने उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, माइनस लॉग 2 लिया तो वो आ गया 0. वो हमारे पास आ गया 0.3, माइनस 2 लॉग लिया तो वो 0.3 आ गया, लॉग 2 3 आ गया, माइनस 2 में से 0.3 माइनस किया तो 1.7। तो हमारे पास आ गई मोलर pH जो थी वो H2SO4 की 0.01 मोल H2SO4 की वो हमारे पास आती है 1.7। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने pH पढ़ा, उसको कैलकुलेट किस तरह करते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्लियर, और कौन सा सोल्यूशन एसिडिक होता है और कौन सा सोल्यूशन बेसिक होता है, कब होता है, ये सारा कुछ हमने आज डील किया। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।